बच्चों, हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 7 का विज्ञान विषय का अध्याय 8 पवन, तूफान और चक्रवात। बच्चों, इस भाग में हम समझेंगे कि पवन क्या होती है और किस तरह से पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब प्रभावित होता है। इसी के साथ साथ बच्चों, हम ये भी समझेंगे कि जब वायु गर्म होती है तो ऊपर की ओर क्यों उड़ती है, किस प्रकार से संवहन धाराएं असमान तापन के कारण उत्पन्न होती है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि पवन, बारिश, तूफान और चक्रवात ये सभी प्राकृतिक घटनाएं हैं। इनमें मनुष्य का कोई रोल नहीं होता है। और बच्चों, जो हल्की पवन होती है या हल्की बारिश होती है वो हमें सुहावनी लगती है, लेकिन कभी कभी ये पवन और बारिश जो है वो विनाशकारी तूफान और चक्रवात का रूप धारण कर लेते हैं। बच्चों, इससे जो है जान माल का बहुत अधिक नुकसान होता है। इसी के साथ साथ बच्चों, कृषि, परिवहन, संचार और विद्युत की आपूर्ति भी इससे प्रभावित होती है। आपने देखा होगा बच्चों, जब कभी भी बहुत तेज तूफान आता है तो कई पेड़ जो होते हैं वो उखड़ जाते हैं। इसी के साथ साथ जो बिजली के खंभे होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, बिजली के तार टूट जाते हैं, तो इससे जनजीवन जो है वो प्रभावित होता है। बच्चों, 18 अक्टूबर 1999 को भारत में उड़ीसा के तट को एक भयंकर तूफान चक्रवात ने पार किया था। बच्चों, इसकी स्पीड कितनी थी? 200 किलोमीटर प्रति घंटा जो थी वो इसकी पवन का वेग था। बच्चों, ये जो तूफान था बहुत अधिक विनाशकारी था और इसने लगभग जो है 45,000 घरों को तहस नहस कर दिया था। बच्चों, इसी साल यानी कि 1999 में फिर से 29 अक्टूबर को जो है एक और चक्रवात जो है उड़ीसा में आया था। इसकी स्पीड जो थी वो और भी अधिक थी। कितनी थी? 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से थी। और जो पानी की ऊंचाई थी बच्चों, वो जो है 9 मीटर ऊंची समुद्र सी की लहरें जो है वो यहाँ पर उत्पन्न हुई थी। यानी कि हम समझ सकते हैं कि ये जो तूफान या चक्रवात था ये भी बहुत अधिक विनाशकारी था। बच्चों, ये जो है इस चक्रवात का उपग्रह के द्वारा लिया गया चित्र है। जब उपग्रह से इसका चित्र दिखा तो कैसा दिख रहा था? वो कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा था। तो बच्चों, यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि जो तूफान और चक्रवात होते हैं ये बहुत ही अधिक विनाशकारी हो सकते हैं। अब बच्चों, ये जो तूफान या चक्रवात उत्पन्न हो रहे हैं ये किस कारण से उत्पन्न हो रहे हैं कि यहाँ पर पवन का वेग जो होता है वो बहुत अधिक हो जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि जब पवन का वेग बहुत अधिक हो गया है तो ही क्या हो जाएगा? वो चक्रवात का रूप धारण कर लेता है। बच्चों, किस तरह से चक्रवात का निर्माण होता है उसे हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें जो है पवन के वेग का वायु दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है ये समझना पड़ेगा। बच्चों, हम जानते हैं कि गतिशील वायु ही क्या कहलाती है? पवन कहलाती है। और जब इसकी गति बहुत अधिक हो गई है, इसका वेग बहुत अधिक बढ़ गया है तो तूफान या चक्रवात जो है उसका निर्माण हो जाता है। बच्चों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जब पवन का वेग जो है वो बढ़ता है तो वायु दाब पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। बच्चों, हमें ये भी समझना जरूरी है कि वायु दाब क्या होता है। तो नाम से हमें स्पष्ट हो रहा है कि वायु किसी भी वस्तु पर दाब डालती है उसे क्या कहते हैं? वायु दाब कहते हैं। और बच्चों, हमें पता है कि वायु जो होती है वो हमेशा दाब डालती है। इसको समझने के लिए बच्चों हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? हम यहाँ पर कि हमें जो है एक टिन का डिब्बा लेना है। कैसा लेना है बच्चों? ढक्कन वाला। उसका टिन का डिब्बा हम लेंगे जिसके ऊपर क्या हो? ढक्कन लगा हो। अब क्या करेंगे बच्चों? हम उस टिन के डिब्बे में उसे जो है आधा पानी से भर लेंगे और फिर क्या करेंगे? इसे किसी मोमबत्ती की लौ पर या बर्नर पर गर्म होने के लिए रख देंगे। जब हमने इसे लौ पर रख दिया तो क्या होगा? धीरे धीरे पानी उबलने लगेगा और कुछ देर हमें पानी को उबलने देना है। उसके बाद में क्या करेंगे बच्चों? हम मोमबत्ती को बुझा देंगे या फिर जो बर्नर है उसे बंद कर देंगे और तुरंत ही क्या कर देना है? जो डिब्बा है उसके ऊपर ढक्कन हमें लगा देना है। बच्चों, यहाँ पर थोड़ी सावधानी रखनी है क्योंकि डिब्बा कैसा होगा? गर्म होगा। और तुरंत ही हमने क्या कर दिया? उसको ढक्कन लगा दिया। अब सावधानी से जो है हम उस डिब्बे को पकड़कर किसी जो है गहरे पात्र में, धातु के या फिर किसी वाश बेसिन के अंदर हम उसे रख देंगे और क्या करेंगे? उसके ऊपर हम ठंडा पानी डालेंगे। चित्र में आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? इस टिन के डिब्बे को जो है हम गर्म कर रहे हैं। इसके अंदर जो पानी है उसको उबलने तक हम इसे गर्म कर रहे हैं और जैसे ही गर्म हो जाएगा तो क्या कर देना है? हमें इसके ऊपर ढक्कन लगाने देना है और तुरंत हम क्या करेंगे? उसके ऊपर जो है ठंडा पानी डालेंगे। तो बच्चों, हम देखेंगे कि जैसे ही हम उसके ऊपर पानी डाल रहे हैं तो हमारा जो टिन का डिब्बा है वो कुछ इस तरह से जो है वो पिचक जाता है। क्यों पिचक रहा है बच्चों? क्योंकि जब हमने इस पानी को उबाला था तो क्या हुआ था? भाप वहां पर बन गई थी और जैसे ही हम इसके ऊपर ठंडा पानी डाल रहे हैं तो भाप जो है वापस से संघनित होकर जल में बदल जाएगी। तो जो डिब्बा है उसके अंदर का वायु दाब कम हो जाएगा और क्योंकि बाहर की वायु भी क्या कर रही है? इसके ऊपर दाब लगा रही है तो इसका मान अधिक होने के कारण क्या होगा? ये डिब्बा
पिचक जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब डिब्बे पर पानी डाला जाता है तो क्या होता है बच्चों, डिब्बे के अंदर कुछ भाप जो होती है वो जल में संघनित हो जाती है, जिससे क्या होगा, उस डिब्बे के भीतर वायु की मात्रा कम हो जाती है। अब जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर हमने ठंडा पानी डाला तो क्या हो जाएगा, भीतर का वायु दाब जो होगा वो डिब्बे के बाहर जो वायु दाब है उससे कम हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा, डिब्बा हमारा पिचक जाता है। बच्चों कुछ दैनिक जीवन में भी हम इसके उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यदि हम किसी नौका में सवारी कर रहे हैं और हमारी जो नौका है वो वायु के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में जा रही है, तो क्या होगा, हमें उस नौका को चलाने में कठिनाई अनुभव होती है। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि वायु क्या कर रही है, नौका के ऊपर दाब डाल रही है। इसी प्रकार बच्चों आपने देखा होगा कि जब हम पतंग उड़ाते हैं तो यदि हम पतंग को हवा की विपरीत दिशा में उड़ा रहे हैं तो क्या होगा, पतंग आसानी से नहीं उड़ेगी। जबकि यदि मान लीजिए पतंग को हम हवा की दिशा में, यानी कि जिस दिशा में हवा बह रही है उसी दिशा में उड़ाएंगे तो पतंग जो है वो आसानी से ऊंचाई पर चली जाती है। इसी प्रकार बच्चों जब आप साइकिल चलाते हैं तो क्या करते हैं, जो साइकिल का टायर होता है उसको कसा हुआ रखने के लिए हम उसके अंदर हवा भरवाते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए हवा हमने बहुत अधिक भरवा दी है तो क्या होगा, वायु के द्वारा लगने वाले दाब का मान अधिक हो जाएगा और क्या हो सकता है, हमारा जो टायर है वह फट भी सकता है। तो बच्चों इन सभी उदाहरणों से हमें स्पष्ट हो रहा है कि वायु क्या करती है, दाब डालती है। हम कह सकते हैं कि क्या होता है, इस दाब के कारण ही पवन जो होती है वो क्या करती है, वृक्षों की पत्तियों को या फिर बैनरों को या झंडा जो है उनको लहराती है। जैसे पवन चलती है तो क्या होता है, इन सब वस्तुओं पर दाब लगता है और ये हवा में लहराते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पर जो है हमें समझ में आ गया कि वायु क्या कर रही है, दाब डाल रही है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि किस तरह से पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब प्रभावित होता है। बच्चों जब भी पवन का वेग बढ़ जाता है तो वायु दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब कैसे कम होता है बच्चों, इसको समझने के लिए भी हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ पर कि कागज के एक टुकड़े को हम मोड़कर किसी छोटी गेंद जैसा बना देंगे। छोटा सा हम कागज का टुकड़ा लेंगे और उसे गोल गोल करके हम जो है एक छोटी गेंद का निर्माण यहाँ पर कर लेंगे। अब लेंगे बच्चों हम इस तरह से एक खाली बोतल लेंगे। अब क्या करना है, हमें जो बोतल का मुंह है उसके पास में हम क्या रख देंगे, हमारी जो कागज की गेंद है उसे हम यहाँ पर रख देंगे। अब क्या करना है, हमें फूंक मारनी है और फूंक मारकर हमें ये प्रयास करना है कि हमारी जो कागज की गेंद है वो बोतल के अंदर चली जाए। बच्चों जैसे ही आप उस गेंद पर फूंक मारेंगे तो क्या होगा, गेंद जो होगी वो उछलकर बाहर आ जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों कि जब हम फूंक मार रहे हैं तो हमारे मुंह के आसपास की जो वायु है उसका वेग बढ़ जाता है और उस स्थान पर वायु दाब का मान कम हो जाता है और इसीलिए क्या होगा, बोतल के अंदर की जो वायु है उसका दाब अधिक है, वो क्या करती है, उस गेंद को बाहर की ओर धक्का दे देती है। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि जब हम बोतल के मुख पर फूंक मारते हैं तो क्या होगा बच्चों, मुख के पास की जो वायु है उसका वेग अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है और उस स्थान पर वायु दाब का मान क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, वायु दाब वहाँ पर घट जाएगा। जबकि बोतल के भीतर जो वायु दाब है वो मुख के निकट के वायु दाब से अधिक हो जाता है। अंदर वाला वायु दाब जो है वो अधिक है, तो वो दाब क्या करेगा, उस जो हमारी कागज की गेंद है उसके ऊपर दाब लगाएगा और उसे जो है बाहर की ओर धकेलता है। तो इसीलिए हमारी जो कागज की गेंद है वो बाहर की ओर धकेली जाती है। तो हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि पवन का वेग जब बढ़ रहा है तो वायु दाब का मान क्या होगा, कम होगा। इनके अंदर उल्टा संबंध होता है, पवन का वेग तो बढ़ रहा है और वायु दाब का मान यहाँ पर घट रहा है। चलिए बच्चों इसको समझने के लिए एक क्रियाकलाप हम और करते हैं। क्या करना है बच्चों, हमें लगभग समान आमाप के 2 गुब्बारे हमें लेने हैं और उन गुब्बारों के अंदर क्या करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा पानी भर लेंगे। अब इन गुब्बारों को हम इस तरह से फुलाएंगे और क्या करेंगे, प्रत्येक को धागे से बांध देंगे। एक छड़ लेनी है अब हमें और क्या करना है, 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दोनों गुब्बारों को जो है हम इस छड़ के ऊपर लटका देंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, हम दोनों गुब्बारों के बीच में ये जो स्थान है यहाँ पर हमें क्या करनी है, फूंक मारनी है। और जब हम यहाँ पर फूंक मारेंगे तो क्या होगा बच्चों, दोनों गुब्बारे जो हैं वो एक दूसरे की ओर आ जाएंगे, यानी कि एक दूसरे के पास में आएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, यहाँ पर भी वही सिद्धांत कार्य कर रहा है कि जब हमने इनके बीच में फूंक मारी तो क्या होगा, यहाँ पर वायु का वेग बढ़ जाएगा और दाब कम हो जाएगा। जबकि इस ओर की जो वायु है वो क्या कर रही है, इन गुब्बारों के ऊपर अधिक दाब लगा रही है। तो ये जो दोनों गुब्बारे होंगे वो एक दूसरे के पास में
आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं बच्चों हम कि जब दो गुब्बारों के बीच में हम फूंक मारते हैं तो क्या होता है, वे एक दूसरे की ओर आने का प्रयास करते हैं। ऐसा भी क्यों हो रहा है, क्योंकि फूंक मारने से क्या हुआ, उनके बीच का वायुदाब कम हो जाता है। इसी प्रकार बच्चों जब बहुत अधिक तेज वेग की पवन जो होती है वो भवनों अथवा झोपड़ियों की छत के ऊपर से प्रवाहित होती है तो क्या होगा, जो भवन है या झोपड़ियां हैं उनके भीतर का वायुदाब जो होता है वो अधिक हो जाता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि कमजोर छत है या फिर मान लीजिए टीन शेड की छत है, वो पवन के साथ में ही बहकर चली जाती है। क्यों हो रहा है बच्चों, देखिए जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, हमारा मकान है और ये मकान की छत है, ये हो गया बच्चों इसका दरवाजा। अब ऊपर से जो है बहुत अधिक वेग की पवन यहाँ पर बह रही है तो यहाँ पर वायु दाब का मान जो होगा वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि छत के नीचे वाला यानी कि मकान के अंदर वाला जो वायु दाब है वो अधिक होता है, वो इसके ऊपर दाब लगाता है। और क्या होता है, जो मकान की छत है यदि कमजोर है तो वो इस पवन के साथ में ही उड़कर चली जाती है। तो बच्चों यहाँ पर भी हमें समझ में आ रहा है कि पवन का वेग जो बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, वायु दाब का मान वहाँ पर कम होता है। बच्चों पवन जो होती है हमेशा अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है, यानी कि क्या हो रहा है, उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। और बच्चों वायु दाब में अंतर का मान जितना अधिक होता है, पवन का वेग जो होता है वो भी उतना ही अधिक होता है। चलिए बच्चों आगे हम बात कर रहे हैं पवन की एक और, वायु की एक और प्रकृति की, कि जब हम वायु को गर्म करते हैं तो क्या होता है, वह हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर उड़ती है। क्या समझ रहे हैं बच्चों हम यहाँ पर कि गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। इसको समझने के लिए बच्चों हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ पर एक क्वथन नली हमें लेनी है। क्वथन नली क्या होती है बच्चों, इस तरह से कांच की एक पतली और छोटी नली होती है। अब क्या करेंगे, हम एक गुब्बारा लेंगे और टेप की सहायता से इस गुब्बारे को जो है वो कसकर इस क्वथन नली के ऊपर लगा देंगे। अब क्या करना है बच्चों, हमें एक बीकर लेना है और उसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा गर्म जल डाल देंगे। अब इस गर्म जल वाले बीकर के अंदर हम इस क्वथन नली को कुछ इस प्रकार से रखेंगे कि जो गुब्बारा है वो इस जल से बाहर रहना चाहिए। 2-3 मिनट तक जो है हम इंतजार करेंगे और उसके बाद में जो है हम इस गुब्बारे की आकृति में परिवर्तन को नोट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो गुब्बारा है वो थोड़ा फूल जाता है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इस क्वथन नली को गर्म जल से बाहर निकाल देंगे और कमरे के तापमान तक ठंडा होने देंगे। अब क्या करना है बच्चों, हमें जो है एक दूसरा बीकर लेना है और उसके अंदर हम डाल देंगे बर्फ का ठंडा जल और फिर क्या करेंगे, इस क्वथन नली को जो है हम पहले की तरह ही इस बीकर के अंदर रख देंगे। कैसे रखना है कि जो गुब्बारा है वो जल से बाहर रहना चाहिए। फिर हम 2-3 मिनट तक इंतजार करेंगे और फिर से हम इस गुब्बारे की आकृति में परिवर्तन को नोट करेंगे। तो हम क्या देखेंगे बच्चों कि इस समय गुब्बारा जो होता है वो पिचक जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों कि जब हमने क्वथन नली को गर्म जल में रखा था तब तो क्या हो रहा था, गुब्बारा फूल रहा था, और जब हमने इसे ठंडे जल में रखा तो गुब्बारा जो है वो हमारा पिचक जाता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि गर्म करने पर वायु जो होती है वो फैलती है, प्रसारित हो जाती है, जबकि ठंडे करने पर क्या होती है, सघन हो जाती है। क्या कहेंगे हम कि गर्म किए जाने पर वायु फैलती है अर्थात प्रसारित होती है, जबकि ठंडे किए जाने पर क्या हो जाएगी बच्चों, सघन हो जाती है। चलिए इसको समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप और करेंगे ताकि हमें जो है यह बात अच्छे से समझ में आ जाए। क्या करना है बच्चों, अब हमें जो है समान माप की कागज की 2 खाली थैलियां लेनी है और क्या करेंगे, हम इन दोनों थैलियों को एक छड़ के ऊपर जो है हम इस तरह से लटका देंगे। दोनों तरफ हमने इन थैलियों को लटका दिया है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो थैलियों का खुला हुआ मुंह है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। अब क्या करेंगे, ये जो छड़ है इसके मध्य में हमें एक धागा बांध देना है, बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम किसी तराजू में करते हैं। जब हम सामान को तोलते हैं तो क्या करते हैं, दोनों तरफ बाहर लटका देते हैं और बीच में से जो है उसे पकड़ कर रखते हैं। तो शुरुआती स्थिति में क्या होगा बच्चों, ये जो दोनों थैलियां हैं उनमें आपस में संतुलन बना रहेगा। अब क्या करना है बच्चों, हमें जो है एक मोमबत्ती जलानी है और इस तरह से जो है एक थैली के नीचे जो है इस मोमबत्ती को रखना है। कुछ इस तरह से रखना है कि मोमबत्ती की जो गर्म वायु है वो इस थैली के अंदर प्रवेश कर जाए। तो बच्चों हम देखेंगे कि कुछ समय पश्चात इन दोनों थैलियों का जो संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है, ये असंतुलित हो जाती है।
ये जो थैली है जिसके नीचे हमने मोमबत्ती को रखा है ये ऊपर की ओर उठती है, जबकि दूसरी जो थैली है वो नीचे की ओर झुक जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि जब मोमबत्ती की लौ से गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है तो क्या करती है, अपने साथ साथ इस थैली को भी ऊपर ले जाती है। तो बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गर्म किए जाने पर क्या होता है, वायु का प्रसार होता है और वह अधिक स्थान घेरती है। और बच्चों ये भी हमें पता है कि जब कोई वस्तु पहले से अधिक स्थान घेरती है तो क्या होता है, वह हल्की प्रतीत होती है और इसीलिए गर्म वायु जो होती है वो ठंडी वायु की अपेक्षा क्या होती है, अधिक हल्की होती है। तो बच्चों यहाँ पर हमें समझ में आ गया है कि जैसे ही वायु गर्म हो रही है तो ऊपर की ओर उठेगी। अब मान लीजिए गर्म वायु तो हमारी ऊपर की ओर उठ गई है, तो उसका स्थान लेने के लिए आसपास के ठंडे क्षेत्रों से जो वायु होती है वो उस ओर प्रवाहित होती है। क्या होता है बच्चों यहाँ पर कि किसी स्थान या क्षेत्र से वायु गर्म होने के कारण ऊपर की ओर उठती है और ऐसी स्थिति में वायु का दाब वहाँ पर कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उस स्थान के आसपास के क्षेत्र से ठंडी वायु जो होती है वो प्रवाहित होकर उस स्थान पर आती है। क्योंकि गर्म वायु ऊपर उठ गई है तो उसका स्थान वहां पर खाली हो गया है और आसपास के ठंडे क्षेत्रों से वायु और प्रवाहित होगी। इसी प्रकार से क्या होता है बच्चों, संवहन धाराएं जो होती है वो उत्पन्न होती है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि पवन धाराएं जो होती है वो पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है। बच्चों हमें पता है कि जो हमारा पृथ्वी का भूमध्य रेखीय और जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं ये क्या होते हैं, असमान रूप से गर्म होते हैं। और इसी के साथ साथ बच्चों जो थल और जल है उनमें भी क्या होता है, असमान तापन होता है और इसी कारण पृथ्वी के वायुमंडल में पवन धाराएं उत्पन्न होती है। बच्चों सबसे पहले हम समझते हैं कि भूमध्य रेखा और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होने के कारण किस तरह पवन की धाराएं उत्पन्न होती है। बच्चों हमें पता है कि जो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है उनमें क्या होता है, सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है और इसीलिए क्या होगा, ये जो क्षेत्र होते हैं अधिक गर्म हो जाते हैं और यहाँ की जो वायु होती है वो गर्म होने के कारण ऊपर उड़ती है। इससे क्या होगा बच्चों, जो आसपास के क्षेत्र जो ठंडे क्षेत्र हैं वहाँ से पवन जो होती है वो उस ओर प्रवाहित होती है। चित्र के माध्यम से समझते हैं बच्चों, ये जो है ये भूमध्य रेखा वाला भाग है जो कहाँ पर है, 0 डिग्री अक्षांश पर है। अब क्या होगा बच्चों कि ये जो भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र है ये अधिक गर्म हो जाता है। तो क्या होता है कि जो आसपास के क्षेत्र की ठंडी वायु होती है वो इस ओर प्रवाहित होती है। तो बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गर्म वायु जो होती है वो ऊपर की ओर उड़ती है और ठंडी वायु क्या करती है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी से इस ओर प्रवाहित होती है। अब क्या होता है बच्चों, इस प्रकार उत्पन्न पवन धाराएं उत्तर और दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर बहती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि उत्तर और दक्षिण दिशा से ठंडी पवन जो है वो किस ओर बह रही है, इस भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र की ओर बहती है। इसी प्रकार बच्चों ध्रुवों पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है सूर्य का प्रकाश कम पड़ रहा है तो ये जो क्षेत्र होगा ये अधिक ठंडा होगा, जबकि इसके पास वाला जो यहाँ पर 60 डिग्री अक्षांश वाला क्षेत्र होता है वो अधिक गर्म होता है। तो क्या हो रहा है बच्चों, ये 60 डिग्री अक्षांश वाला क्षेत्र अधिक गर्म होने के कारण यहाँ की वायु क्या होगी, ऊपर की ओर उठेगी और ध्रुवों से जो होती है वो ठंडी वायु इस ओर प्रवाहित होती है। तो क्या कहेंगे बच्चों हम यहाँ पर कि ध्रुवों पर वायु जो होगी वो पृथ्वी के लगभग 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती है और इन क्षेत्रों में क्या होगा, गर्म वायु ऊपर की ओर उड़ती है जिसका स्थान लेने के लिए कहाँ से आ रही है बच्चों, ध्रुवों से। ये जो ध्रुव है इससे जो है ठंडी वायु इस ओर प्रवाहित होती है। तो क्या होगा, यहाँ पर भी पवन जो है वो प्रवाहित होने लगेगी और इसका प्रवाह जो होता है ध्रुवों से अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्रों की ओर होता है। ध्रुवों से किस ओर हो रहा है, ये जो अधिक गर्म क्षेत्र है 60 डिग्री अक्षांश वाला। इसी प्रकार से बच्चों जो 30 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांश है वो भी असमान रूप से गर्म होता है। तो क्या होता है, यहाँ पर पवन का जो प्रवाह होता है वो 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की ओर होता है। बच्चों पवन के प्रवाह की जो दिशा है वो उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर होती है और ये दिशा में जो परिवर्तन हो रहा है वो किस कारण से होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। चलिए बच्चों ये तो बात हो गई भूमध्य रेखीय क्षेत्र और ध्रुवीय क्षेत्रों के असमान तापन की। अब बच्चों हमें पता है कि जल और थल जो है वो भी असमान रूप से गर्म
होते हैं। तो इसके कारण किस तरह से पवन धाराएं उत्पन्न होती है उसको समझते हैं बच्चों। हमें पता है कि ग्रीष्म काल में क्या होगा, बहुत तेज सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती है और जो थल क्षेत्र होता है ये बहुत अधिक तेजी से गर्म हो जाता है। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ की गर्म वायु ऊपर की ओर उड़ती है और इसका स्थान लेने के लिए समुद्र से जो है वो ठंडी पवन थल की ओर चलती है। तो क्या कह सकते हैं हम कि थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उड़ती है। इससे क्या होता है कि पवन जो होती है वो समुद्र से थल की ओर बहती है और बच्चों इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इससे क्या होता है, वर्षा भी होती है। क्या कहलाती है ये, मानसूनी पवन कहलाती है बच्चों। मानसून शब्द जो है इसकी उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है बच्चों, ऋतु होता है। चलिए बच्चों, इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से जो है पवनों के प्रवाह की दिशा यहाँ पर होती है। तो बच्चों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ग्रीष्म काल के मौसम की पवन जो है वो कहाँ से चल रही है बच्चों, इस महासागरीय क्षेत्र से थल की ओर बहती है। बच्चों राजस्थान में विशेष तौर से जो है मरुस्थलों के अंदर क्या होता है, असमान तापन होता है। तो क्या होगा बच्चों, ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम दिशा से मानसून निर्मित होता है और ये मानसूनी पवनें जो होती है अपने साथ में बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प लेकर आती है, क्योंकि कहाँ से आ रही है बच्चों, ये हिंद महासागर से आ रही है, समुद्रों से आ रही है। तो इनमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है और इसी कारण क्या होता है, इनसे बरसात भी अधिक मात्रा में होती है। जबकि बच्चों इसके विपरीत यदि हम देखें, शीतकाल के अंदर क्या होता है, पवनों की प्रवाह की दिशा जो होती है वो विपरीत हो जाती है। पवनें जो है कहाँ से प्रवाहित हो रही है, थल से समुद्र की ओर बहती है। बच्चों हमें पता है कि थल से समुद्र की ओर बह रही है, तो क्या होगा, इनमें जल वाष्प की मात्रा जो होती है वो बहुत कम होती है और इसीलिए इनसे बारिश जो है वो भी बहुत कम मात्रा में हो रही है। किस तरह बह रही है बच्चों, थल से जो है ये महासागरों की ओर ये पवन बहती है। तो क्या हो रहा है बच्चों, पवन जो होती है वो उत्तर पश्चिम के अपेक्षाकृत ठंडे स्थानों से बहती है और इसीलिए पवन कैसी होती है बच्चों, शीत पवन होती है और इनमें क्या हो, जलवाष्प की मात्रा बहुत कम है और इसीलिए वर्षा की मात्रा जो है वो भी इस समय कम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बच्चों की जो समुद्र से आने वाली पवन है उसमें तो हमने क्या देखा कि जलवाष्प की मात्रा जो होती है वो बहुत अधिक होती है और इससे क्या होता है, वर्षा होती है। बच्चों ये जो प्रक्रम है ये जल चक्र का ही एक चरण है। हमें पता है कि जल चक्र में क्या होता है बच्चों कि जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं उनसे क्या होगा, पानी जो होता है वो वाष्पीकृत होता है और भाप बन के ऊपर की ओर जाता है, बादलों का निर्माण करता है और फिर क्या होगा, वो जलवाष्प जो होती है वो संघनित हो जाती है और वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आती है। तो इसी प्रकार यहाँ भी क्या हो रहा है बच्चों, ये जो जलवाष्प है ये संघनित होकर क्या हो जाएगी, वर्षा में बदल जाएगी। तो ये जो प्रक्रम है ये भी क्या है, जल चक्र का ही एक चरण है। बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो गर्म मानसून हवाएं हैं ये अपने साथ में जलवाष्प लाती है और इनसे वर्षा होती है और इससे वर्षा जो हो रही है, पानी उपलब्ध हो रहा है, वो किस काम में आता है, कृषि की सिंचाई के काम में आता है। इसके अलावा बच्चों जो हमारी दैनिक आवश्यकता है वो भी इस जल के द्वारा पूरी की जाती है। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि इस वर्षा का आना क्या है, हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। परंतु बच्चों वर्षा जो होती है वो सदैव ही सुखदायी नहीं होती है। कभी कभी जो वर्षा है ये अनेक समस्याओं को जन्म देती है। बच्चों ऐसी ही दो प्राकृतिक घटनाएं हैं, कौन कौन सी है, तड़ित झंझा और चक्रवात। ये जो तड़ित झंझा और चक्रवात होते हैं बहुत अधिक विनाशकारी हो सकते हैं, जिससे हमें जनजीवन को जो है वो बहुत अधिक क्षति पहुंच सकती है। बच्चों इन दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले भाग में, लेकिन यहाँ पर जो है हमारा ये वाला भाग कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो बच्चों यहाँ पर इस वीडियो पर आधारित मैं आपको 2 प्रश्न दे रही हूँ जिनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। पहला प्रश्न है बच्चों कि पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, और दूसरा प्रश्न है गर्म वायु ऊपर की ओर क्यों उठती है। बच्चों इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको समझकर अपनी कॉपी में नोट करने हैं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।